हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अर्बन मैनेजमेंट के बारे में, जो कि आपके यूपीपीएससी के सिलेबस का एक पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये लगभग 13वां या 14वां टॉपिक है आपके यूपीपीएससी का सिलेबस। आप जाके देखेंगे अर्बन मैनेजमेंट पूरा का पूरा एक टॉपिक है। दोस्तों, आपने अभी इस चैनल पर नए हैं और आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँ। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अर्बन मैनेजमेंट। Urban management in town planning involves the coordinated, efficient administration of various elements within the urban area, enhance their livability, sustainability, and functionality. Urban management encompasses a wide range of activities and policies aimed to ensuring that the city and town are well organized, provide essential service and support of the well-being of their residents. तो अर्बन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो हमारा सिटी वाला पोर्शन होता है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से देखे जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कलेक्ट्रेट हो गया है ना, जो कि शहर के अंदर एक लिवेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, फंक्शनलिटी डेवलप करें, साथ ही इंश्योर करें कि जो सिटी है और टाउन है वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, और इसेंशियल सर्विसेज जो ज़रूरत है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसेंशियल सर्विसेज क्या क्या होती है। अगर मैं बात करूं तो आपकी वाटर सप्लाई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ना, इसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम जो भी वेलबींग ऑफ जो सपोर्ट करे वेलबींग ऑफ रेजिडेंट्स को। आइए कुछ पढ़ते हैं अर्बन मैनेजमेंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो है कई बार मैंने पढ़ा चुका हूँ अपने पुराने लेक्चर में भी, बार बार आपको एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, लैंड यूज प्लानिंग एंड जोनिंग। इसमें पहला पॉइंट है मास्टर प्लान। डेवलपिंग कंप्रीहेंसिव मास्टर प्लान दैट ऑनलाइन द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द सिटी इंक्लूडिंग द लैंड यूज पैटर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जोनिंग रेगुलेशन, इंप्लीमेंटिंग जोनिंग रेगुलेशन टू डेजिग्नेट स्पेसिफिक एरिया फॉर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रिक्रिएशनल पर्पस। जोनिंग हेल्प्स प्रिवेंट्स इनकम्पेटिबल लैंड यूज एंड प्रमोट्स ऑर्डरली डेवलपमेंट। तो जो आपकी सिटी है उसका एक प्रॉपर मास्टर प्लान होना चाहिए जो उसके लॉन्ग टर्म विजन को शो करे, जिसके अंदर उसके लैंड यूज पैटर्न कैसा है वहाँ का, है ना, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, वो रेजिडेंशियल पैटर्न को शो करेगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर कैसा है और फ्यूचर में हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाना है वो होना चाहिए। साथ ही इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की जो प्रैक्टिसेस है, हम क्या क्या यूज़ करते हैं, वो उसके अंदर मास्टर प्लान के अंदर होना चाहिए। साथ ही कुछ जोनिंग रेगुलेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस एरिया में केवल लोग रहेंगे, रेजिडेंशियल एरिया है तो यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया ही होना चाहिए, है ना। जनरली 40 to 45% जो है रेजिडेंशियल एरिया होता है। उसके बाद आपका कमर्शियल एरिया होता है 10 से 15%, इंडस्ट्रियल एरिया होता है 10 से 15%, एग्रीकल्चर एरिया होता है 15 से 20%, है ना। इस टाइप से कुछ परसेंटेज वाइज आप जो है अपने एरिया को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग जोन में। फिर जोन के बाद आप अलग अलग रेजिडेंशियल में भी हाइट जोनिंग आप कर सकते हैं कि इस जगह पर 20 मीटर से हाइट की बिल्डिंग ज़्यादा नहीं बनेगी, या 3 मंजिला से हाइट बिल्डिंग ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, उसकी हाइट जो है 8 मंजिला या 10 मंजिला तक अलाउ कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप से जोनिंग भी हम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे मेन इंफ्रास्ट्रक्चर आता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनेंस, जो रोड हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पेडेस्ट्रियन के लिए फुटपाथ हैं, मोबिलिटी जो सिटी के अंदर इंश्योर करते हैं, उन सब की प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यूटिलिटी सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने को ही डेवलपमेंट करना होता है, अर्बन मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। क्यों? उसके अंदर जैसे वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई किसके थ्रू की जाती है घरों में? मान लीजिए कोई रिवर है, रिवर से क्या होगा कि WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाएगा, वहाँ से वो डिफरेंट पाइप के थ्रू अलग अलग घरों के अंदर वो पानी पहुंचता है ना। सीवेज सिस्टम प्रॉपर, जैसे आपके घर के बाहर नालियाँ होगी, नालियों से बड़ी नाली कनेक्ट होती है, उससे बड़ा नाला कनेक्ट होता है ना। कुछ आजकल डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने देखे घर के बाहर पोल होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गाड़ियाँ आती है। तो ये जैसे जैसे अर्बन पॉपुलेशन ग्रो करती है इन सब की जरूरत हमें और ज़्यादा पड़ती है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटिंग ग्रीन स्पेस, पार्क, रिक्रिएशनल एरिया विद इन द अर्बन फैब्रिक टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड एनवायरमेंटल बेनिफिट। तो हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पार्क हो गए, बायोडाइवर्सिटी पार्क हो गए, है ना, इनको हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसीज, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज टू एड्रेस हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड मिक्स्ड इनकम नेबरहुड। तो जो नेबरहुड है वो मिक्स्ड इनकम का होता है, मतलब एक ही एरिया में अमीर लोग भी रह रहे हैं, मिडिल इनकम ग्रुप भी रह रहे हैं, लो इनकम ग्रुप भी रह रहे हैं। तो उससे क्या है, उसकी सोवर्निटी बनी रहती है
है ना। और अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, क्योंकि हर जना महंगे घर अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग जो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, है ना, राजीव गांधी आवास योजना, इस टाइप की जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट लाती रहती है। अर्बन रिन्यूअल एंड रीजनरेशन, इनिशियल अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट टू रिविटलाइज डिटोरेटिंग एंड अंडर यूटिलाइज एरिया ऑफन थ्रू डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड अडेप्टिव यूज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर सिटी के अंदर अवेलेबल हैं उनका रिन्यूअल करना और रीजनरेट करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल जोन्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। डेजिग्नेटेड एरिया फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट ए डाइवर्स अर्बन इकोनॉमी। तो आपकी सिटी के अंदर अगर आप कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन को भी इंक्लूड करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने में फ़ायदा मिलेगा, है ना। साथ ही इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलेगा। इंसेंटिव प्रोग्राम, उनके लिए हम कुछ इंसेंटिव प्रोग्राम्स रख सकते हैं, है ना, बिजनेसेस के लिए। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है आप कि आप हमारे इंडिया में आओ, बिजनेस करो, 5 ईयर तक या तो आप बिल्कुल मिनिमम जो स्लैब है उसके अंदर 5% वाली स्लैब है या ना 0% वाली स्लैब है, आप उसके अंदर टैक्स दो, अपना बिजनेस जमाओ। जब आपका बिजनेस जम जाए, वहाँ की डिपेंडेंसी बढ़ जाए, तो फिर गवर्नमेंट उससे 18%, 20%, 28% जो भी उसका स्लैब है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लेने लग जाती है। Social infrastructure, education and healthcare facilities, planning for the establishment of school, college, hospital and other essential infrastructure to meet the educational healthcare needs of the urban population. कल्चर एंड एजुकेशनल सेंटर्स, क्रिएटिंग स्पेस फॉर कल्चर एक्टिविटीज़, म्यूजियम होने चाहिए, थिएटर होना चाहिए। एजुकेशन फैसिलिटी, जो गार्डन है, पार्क हैं, कोई आपके यहाँ पर तालाब है तो उसके पास में जो है अपन चौपाटी टाइप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा अर्बन मैनेजमेंट के अंदर। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस, एनकरेजिंग द यूज ऑफ सस्टेनेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग प्रैक्टिस टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। जो ग्रीन बिल्डिंग की प्रैक्टिसेस जो होती है अलग अलग, जैसे ग्रीहा, है ना, ग्रीन रेटिंग, इंटीग्रेट हैबिटेट असेसमेंट होता है ना, और बहुत सारी जो अलग अलग एजेंसी जो ग्रीन बिल्डिंग के लिए स्टार रेटिंग प्रोवाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग प्रोग्राम टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड promote environmental sustainability. Climate responsive planning, incorporating climate responsive design and planning measures to address the challenges of climate change, including heat mitigation, flood control, resilient infrastructure. तो क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए भी, जैसे आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो हीट को मिटिगेट कर पाए। आपके यहाँ पर फ्लड कंट्रोल के बहुत ज़्यादा चांसेस है फ्लड आने के, तो फ्लड कंट्रोल डिवाइसेस, जो सूखी नदियाँ होती है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ अर्थक्वेक के बहुत ज़्यादा चांसेस है तो रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन गवर्नेंस, establishing effective governance structure and administrative process to manage urban development, enforce regulation and respond to the needs of the community। तो अर्बन गवर्नेंस के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती है, पुलिस फोर्स होती है, कलेक्ट्रेट होती है ना, उनको भी क्रिएट करना पड़ेगा, उनके लिए जगह हमें देनी पड़ेगी ताकि वो रेगुलेशंस को एनफोर्स करवा पाएँ। पब्लिक पार्टिसिपेशन, एंगेजिंग रेजिडेंट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू पब्लिक हियरिंग, कम्युनिटी मीटिंग एंड फीडबैक मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट अर्बन प्लान्स अलाइन विद कम्युनिटी एस्पिरेशन। तो हमें टाइम टाइम पे पब्लिक हियरिंग करनी पड़ेगी, कम्युनिटी मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, फीडबैक मैकेनिज्म्स कुछ क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे हम कम्युनिटी की जो एस्पिरेशंस है उनको पूरा कर पाएँ। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपके शहर के अंदर, इंप्लीमेंटिंग मेजर्स टू एनहांस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग वेल लिट पब्लिक स्पेस, इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए कि वेल लिट मतलब आपके यहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर प्रॉपर जो है रोशनी होनी चाहिए टाइम टू टाइम पे, है ना। इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट प्रॉपर होना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए। साथ ही डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का भी ध्यान रखना चाहिए कि इनकेस कोई डिजास्टर आ जाता है तो एनडीआरएफ जो है ना, उसके लिए अलग से होता है, या आप बोल सकते हैं फायर ब्रिगेड के लिए आप एक अलग ऑफिस या कार्यालय आप देते हो, उसके लिए लोकेशन देते हो, है ना। उसके लिए पानी की व्यवस्था करते हो, इवैक्यूएशन प्लान्स होने चाहिए सिटी के अंदर। अगर अर्थक्वेक प्रोन जोन है या बाढ़ प्रोन जोन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है अर्बन मैनेजमेंट के अंदर। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस अर्बन सर्विस सच एज स्मार्ट ग्रिड्स, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट। ई गवर्नेंस, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस टूल्स, स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन आवर अर्बन गवर्नेंस। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो गवर्नमेंट ने सारे के सारे जो टेंडर प्रोसेस कर दिया वो क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया। कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है, कोई भी व्यक्ति एलिजिबल है तो वो उसको अप्लाई कर सकता है ना। तो इस टाइप से जो ई गवर्नेंस से जो फटाफट काम होने वाली, साथ ही हम जो डिसीजन बना रहे हैं वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए या कहीं से ऑथेंटिकेट डिसीजन होने चाहिए कि ये चीज़ इतना लिमिट पर जाने पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है।
कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। फैसिलिटिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन अर्बन प्लानिंग डिसीजन इंश्योर इनकल्सिविटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स वॉइस, जो अलग अलग लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी वॉइस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सोशल इंक्लूजन पॉलिसी, implementing policy that address social inequality and promote inclusion development particularly for marginalized community। कहीं पर marginalized community गरीब वर्ग तबका ज़्यादा होता है या आदिवासी तबका ज़्यादा होता है, तो उनके लिए भी हमें उनको भी हम मुख्य धारा में इंक्लूड कर पाएँ, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है। हेरिटेज कंजर्वेशन आपको करना है अर्बन मैनेजमेंट के अंदर। डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल कल्चरल लैंडमार्क इंश्योरिंग दे आर इंटीग्रेटेड इन द अर्बन फैब्रिक। तो जो सिटी के बिल्कुल कनेक्टेड होने चाहिए, साथ ही वो जिस मिट्टी के बने हुए हैं, जिस चीज़ों के बने हैं, उनका कंजर्वेशन करना है और प्रिजर्व करना है। और हम हेरिटेज जोनिंग का भी सारा ले सकते हैं। इंप्लीमेंटिंग जोनिंग रेगुलेशन दैट प्रोटेक्ट प्रमोट करेक्टर ऑफ हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो आपकी सिटी में अगर कोई बहुत ज़्यादा एरिया कल्चरली रिच है, तो वहाँ पर आप अलग अलग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे वो लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आप एक ही टाइप का स्टोन जो उस एरिया में या हेरिटेज पे यूज़ हुआ है, आप अपने घरों में भी उसी टाइप का स्टोन यूज़ करें। इस टाइप की कुछ कंडीशन आप लगा सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क, तो अर्बन मैनेजमेंट में लीगल फ्रेमवर्क का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं लीगल फ्रेमवर्क के बारे में। अब लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है? लीगल फ्रेमवर्क इन अर्बन मैनेजमेंट प्रोवाइड द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर गाइडलाइन फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज। तो एक फ्रेमवर्क, एक कुछ ढांचा होना चाहिए जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करे प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए और गवर्नेंस के लिए। इट एनकम्पास ए रेंज ऑफ लॉज जो हम सब लॉ के अंदर काम करते हैं, रेगुलेशन, पॉलिसीज दैट गाइड अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सिटी मैनेजमेंट। हियर आर की कंपोनेंट्स ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क इन अर्बन मैनेजमेंट। अब अर्बन मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या की फ्रेमवर्क हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला मास्टर प्लान एंड जोनिंग रेगुलेशन हमने पढ़ ही रखा है कि मास्टर प्लान होना चाहिए सिटी के अंदर जो कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी अदर उसको डिफाइन करे। साथ ही जोनिंग लॉ जो हैं उनको अलग अलग एरिया वाइज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल में, रिक्रिएशनल में डिफाइन करें। साथ ही डेंसिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ सिटी डेंसिटी कंट्रोल हम कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन एंड लैंड यूज लॉज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट्स होता है ना, उसके लिए जैसे 2013 में जो है LARR है ना, LARR लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट होता है जो 2013 में आया। कई बार आपसे पूछता है कि 2013 में कौन सा LARR कब आया है ना, तो ये 2013 में आया। तो इस टाइप के जो एक्ट हैं, लॉ गवर्निंग प्रोसेस एक्वायरिंग लैंड फॉर पब्लिक पर्पस सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड स्पेसिफाइंग कंपनसेशन मैकेनिज्म फॉर ऑफ द अफेक्टेड लैंड ओनर्स। तो अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन सिटी के अंदर आपकी ज़मीन जो है, मान लीजिए कोई फ्लाईओवर हम देने वाले हैं और उसके नीचे से आपकी ज़मीन आ रही है, तो गवर्नमेंट उसका अधिग्रहण कर सकती है और उसके लिए जो वहाँ की मार्केट वैल्यू है उसका 2 गुना पैसा आपको दिया जाता है। मार्केट वैल्यू का 2 टाइम्स पैसा आपको, अगर सिटी के अंदर है और विलेज के अंदर है तो जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट नहीं मतलब जो वहाँ की DLC रेट है उसका 4 टाइम्स। लेकिन DLC रेट जो है कहीं ना कहीं बहुत कम होती है, तो वो मार्केट रेट के बराबर या उससे कम ही हमें मिलता है, तो लोग अपनी ज़मीन इतनी ईजिली देना नहीं चाहते। फिर लैंड यूज लॉज होने चाहिए, रेगुलेशन दैट डिफाइन परमिसिबल लैंड यूज कि इतनी डेंसिटी होनी चाहिए, बिल्डिंग का स्टैंडर्ड्स जो है पर्टिकुलर हाइट्स होनी चाहिए, आप इतना सेटबैक छोड़ेंगे, गाड़ी के आगे 6 मीटर का सेटबैक छोड़ेंगे, फुटपाथ से जो आपकी जो सेंटर ऑफ द रोड है उससे जो आपकी हाइट है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब जो आपकी फ्रंट है वहाँ से सेंटर ऑफ रोड आ रहा है उतनी जितनी डिस्टेंस है उससे ज़्यादा बिल्डिंग की हाइट नहीं होनी चाहिए। एरिया वाइज डिवाइड कर सकते हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, पब्लिक पर्पज़ के लिए, है ना। बिल्डिंग कोड्स एंड कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन। अब बिल्डिंग कोड्स अलग अलग कोड्स हैं, कोड्स फॉर सेफ्टी, स्टैंडर्ड्स फॉर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग सेफ्टी, दे कवर एस्पेक्ट सच एज स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, फायर सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। अब जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नॉर्म्स अलग अलग हैं कि वहाँ पर जो है फायर प्रोटेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि लाइटिंग जो व्यवस्था है वो प्रॉपर होनी चाहिए, लिफ्ट की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए हायर फ्लोर्स के लिए। तो कुछ अलग अलग कोड्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं एज इट इज़। कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन, रेगुलेशन दैट गवर्न्स द process of obtain construction permit, inspection and compliance with building codes. They ensure that construction activity adhere to established
स्टैंडर्ड्स, तो जो कंस्ट्रक्शन के भी रेगुलेशन होने चाहिए कि आप पर्टिकुलर टाइप का पत्थर, पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल ही यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जो है डिफरेंट टाइप की, जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा होता है, उस टाइप की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं और स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है, मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई हाईवे आया, अब उस हाईवे के कारण क्या हो रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा पेड़ जो हैं, है ना, पेड़ जो हैं वो कट करने पड़ रहे हैं। अब पेड़ अगर हम कट कर देंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत सारी ऐसी NGT जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसको नुकसान पहुँचाती है। तो कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसका पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है। Law that require developer to assess the mitigate environmental impact of first project. EIR particularly relevant for large scale infrastructure development. जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंपलसरी होता है। छोटा 1 मंजिला 2 मंजिला घर बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप हाईवे बना रहे हैं, बड़ा डैम बना रहे हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वेस्ट मैनेजमेंट लॉज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलेशन गवर्निंग द डिस्पोजल ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट विद इन अर्बन एरियाज विद फोकस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो जो लिक्विड वेस्ट और जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका गवर्नमेंट के जो हम लोग हैं, हमें ये उसकी डिस्पोजल के लिए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट भी हमें लगाने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन लॉज, कुछ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के कुछ लॉ होते हैं, है ना। लॉ दैट गाइड द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेडेस्ट्रियन पाथवेज। कहाँ पर फुटपाथ बनेगा, 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ होता है। रोड की मिनिमम विड्थ जो है 3.75 मीटर होती है ना। 2 लेन रोड है तो उसकी जो विड्थ है वो 7 मीटर होती है। व्हीकल की जो हाइट है वो इतनी होती है। तो इस हिसाब से जो ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग से रिलेटेड जो लॉ हैं, पेडेस्ट्रियन से रिलेटेड जो लॉ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो लॉ हैं, उनके लिए अलग स्पेस देना पड़ेगा, वाइट पट्टी देनी पड़ेगी। ये सारे के सारे लॉ हमें फॉलो करने पड़ते हैं। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो रेगुलेशंस हैं, जिसमें ट्रैफिक फ्लो, पार्किंग, अदर एस्पेक्ट ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंश्योर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन विद इन दी सिटी। तो ऐसे मैनेजमेंट रेगुलेशंस भी होते हैं जिसके थ्रू ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करना है। जैसे आप बोल सकते हैं कि सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन होता है ना, सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन होता है, पार्किंग होती है, पार्किंग, इसके अलावा हेलमेट पहनना, इस टाइप के हम मैनेजमेंट के कुछ रेगुलेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट लॉ, रेंट कंट्रोल लॉ। जी हाँ दोस्तों, रेंट कंट्रोल लॉ। आजकल क्या हो रहा है कि जो मेगा सिटीज़ हैं, या बॉम्बे है ना, ठीक है, बॉम्बे बोल सकते हैं, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो टेनेंट, जो किराएदार हैं, उनको फेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस मिले और एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, तो एक एग्रीमेंट उनके बीच में होना चाहिए। रियल एस्टेट डेवलपमेंट लॉ दैट गवर्न डेवलपमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ रियल एस्टेट। जो भी आप घर बना रहे हो, अपार्टमेंट बना रहे हो, उनकी खरीदना, बेचना, प्रॉपर्टी का टाइटल, लैंड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन, उनके भी प्रॉपर लॉ होने चाहिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर लॉ, लॉज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ एजुकेशनल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन विद इन अर्बन एरियाज, कम्युनिटी फैसिलिटीज लॉ, रेगुलेशन गवर्निंग डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी फैसिलिटीज सच एज पार्क, कल्चर सेंटर एंड रिक्रिएशनल एरियाज। तो जो रिक्रिएशनल एरिया के लिए कब कब सफाई होगी, कल्चरल सेंटर्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, पार्क को कौन मैनेज करेगा, इन सब के लिए भी स्पेशल लॉ हमें चाहिए। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, म्यूनसिपल एक्ट्स, जो म्यूनसिपलिटी है, लॉज दैट एस्टेब्लिश द पावर फंक्शन ऑफ म्यूनसिपल अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल गवर्नेंस एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने अपने संविधान के अंदर ही जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके सारे के सारे अधिकार दिए हुए हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन का भी कुछ लॉ होता है। लीगल प्रोविजन दैट मैंडेट पब्लिक इन सर्टेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इन अर्बन गवर्नेंस। जो भी अर्बन गवर्नेंस है उसके अंदर एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हेरिटेज कंजर्वेशन के लॉ होने चाहिए। लॉ दैट प्रोटेक्ट प्रिजर्व हिस्टोरिकल कल्चरल लैंडमार्क। दीज लॉ में इंक्लूड रेगुलेशन एंड रिनोवेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। तो जो रेगुलेशंस हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनका रिनोवेशन है, उससे रिलेटेड हमें लॉ क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए, कि हम यहाँ पर इस हाइट से कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे। उनकी जोनिंग हम कर सकते हैं, हेरिटेज जोनिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयरनेस लॉ, लीगल फ्रेमवर्क टू गाइड सिटीज इन प्रिपेयरिंग फॉर रिस्पॉन्डिंग नेचुरल मैन-मेड डिजास्टर। दे ऑफन इंक्लूड प्रोविजन फॉर इवैक्यूएशन प्लान, इमरजेंसी सर्विस एंड रिस्क रिडक्शन, ये होना चाहिए। कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें कम्युनिटी को एंगेज किया जाए अलग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। लीगल फ्रेमवर्क को मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को आप उनके लिए सोशली इनको इंक्लूड कर सकते हो।
टेक्नोलॉजी एंड डाटा गवर्नेंस, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी जो हमारी गवर्नमेंट है डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेके आई थी, आपको पता होगा, और इस पर काम भी चल रहा है ना, कि आपका डेटा अगर किसी भी कंपनी से लीक होता है तो उसको एक अच्छा खासा जुर्माना, 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं, बहुत बड़ा 10 करोड़ का जुर्माना उसे भरना पड़ेगा। लॉज दैट गवर्न द कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूज ऑफ डेटा रिलेटेड टू अर्बन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इश्यूज रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। स्मार्ट सिटी रेगुलेशन, रेगुलेशन दैट गाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इंश्योरिंग एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी। तो जो डेटा है और टेक्नोलॉजी है उसका हमें इथिकल, नैतिकता वाइज उसका यूज़ करना है। पीपीपी इस पे काम कर सकते हैं, पीपीपी के भी कुछ रेगुलेशन होने चाहिए। जैसे आप मान लीजिए टोल है, अगर मैं बात करता हूँ टोल की, है ना, तो टोल ऐसा नहीं कि उन मर्जी से ही यूज़ करने लगे, है ना, ऐसा नहीं कहीं पर 150 ले रहे हैं, कहीं 500 ले रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें यूज़ करने हैं, है ना। दे आउटलाइन द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज़। तो पब्लिक और प्राइवेट की जो भी रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म है वो पहले ही क्लियर होनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट लॉ, बजटरी एंड फाइनेंशियल लॉज, लीगली प्रोविजन रिलेटेड टू अलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दे गवर्न बजटरी प्रोसेस एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट लॉज हैं वो क्या करते हैं कि बजटरी प्रोसेस को और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करते हैं। और आपका हर एक प्रोजेक्ट का जो बजट है उसके लिए कुछ ना कुछ लॉ होना चाहिए कि इतने टाइम पे गवर्नमेंट इतना पैसा रिलीज करेगी, है ना। उसके लिए भी मतलब जैसे बोल सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये केस कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। लीगल एनफोर्समेंट कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस मैकेनिज्म, लीगल मैकेनिज्म इन्फोर्सिंग कंप्लायंस विद अर्बन मैनेजमेंट रेगुलेशन। दिस में इंक्लूड फाइन्स, पेनल्टीज, लीगल एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स। जो जो रूल्स आपने डिसाइड किए कि किसी ने बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा बना दी तो आप उसकी बिल्डिंग पंचर कर सकते हो। कोई बोल सकते हैं हेलमेट पहन के नहीं चल रहा तो उसमें पेनल्टी लगा सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लॉ, प्रोविजन फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट थ्रू लीगल प्रोसेस, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। तो कई बार क्या होता है, जैसे पब्लिक और उसके बीच में समन्वय नहीं बन पाता है गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच में, तो फिर 3 जजों की एक कमेटी बनाई जाती है। वो 3 जजों की कमेटी और पब्लिक के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बैठ के डिसाइड करते हैं और कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता लेके आते हैं, हम आर्बिट्रेशन बोलते हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन अर्बन मैनेजमेंट। तो दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ये पीपीटी वहाँ पर भेज दूँ, क्योंकि अपने को मेन एग्ज़ाम जो है थ्योरी एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर भी ये पीपीटी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। आइए पढ़ते हैं। अर्बन मैनेजमेंट इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन बोथ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती है इसके लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, है ना। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आता है म्युनिसिपल एंड सिटी गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल गवर्नेंस, अर्बन प्लानिंग, प्रोविजन फॉर म्युनिसिपल सर्विसेज, डिपार्टमेंट इंक्लूड अर्बन प्लानिंग, पब्लिक वर्क, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन। तो जो गवर्नमेंट म्युनिसिपल और सिटी गवर्नमेंट होती है उसके अंदर क्या होती है, आपने देखा होगा कि म्युनिसिपल सिटी के चुनाव होते हैं, वो चुन के आते हैं, पार्षद जिसे अपन बोलते हैं ना। उसके साथ ही अर्बन प्लानिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, पब्लिक पीडब्ल्यूडी का नाम सुना होगा आपने, जेईएन लगते हैं। हाउसिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ के लिए अलग डिपार्टमेंट सीएमएचओ होता है ना, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, एजुकेशन में गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे उसके अंदर काम करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं स्टेट, रीजनल एंड स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट, ओवरसी रीजनल प्लानिंग, जोनिंग, रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन म्युनिसिपलिटी। तो ये क्या देखते हैं कि रीजनल प्लानिंग, जोनिंग, रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, और जो म्युनिसिपल सिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर एरिया में उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। साथ ही प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑन ब्रॉडर रीजनल डेवलपमेंट इश्यूज़, जो बड़े रीजनल डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, जैसे कोई डैम का कंस्ट्रक्शन है, कोई रोड का कंस्ट्रक्शन है, इस टाइप में अपना सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आती है आपकी नेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज, एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, डेवलप नेशनल पॉलिसीज दैट इन्फ्लुएंस द अर्बन डेवलपमेंट। तो इस टाइप की हम पॉलिसीज़ को डेवलप कर सकते हैं जो कि अर्बन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करें। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, जो भी सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, जो यूटिलिटी सर्विसेज हो गया, पानी है ना, वाटर हो गया, ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये कौन प्रोवाइड करता है, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्लानिंग में कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि रोड डिज़ाइन कौन करता है, पीडब्ल्यूडी। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, मॉनिटर एंड रेगुलेट एनवायरमेंटल इश्यूज टू अर्बन एरियाज, जो भी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं
environmental related issues, implement policy related to air, water quality and waste management and green space। तो ग्रीन स्पेस से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, एयर से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, वाटर क्वालिटी से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, वो इनको देखना होता है। हाउसिंग अथॉरिटीज, एड्रेसिंग हाउसिंग इश्यूज इंक्लूडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, स्लम रीडेवलपमेंट एंड अर्बन रिन्यूअल, इंप्लीमेंट हाउसिंग पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। तो हाउसिंग अथॉरिटीज़ क्या करती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, स्लम का रीडेवलपमेंट करने में काम आती है, अर्बन रिन्यूअल करने में काम आती है ना, और पॉलिसी और इनिशिएटिव्स को डेवलपमेंट करती है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, वो कैसे वह काम कर रहा है, साथ ही रोड नेटवर्क पे वो काम करते हैं। एड्रेस ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड मोबिलिटी इश्यूज, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है और पब्लिक को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में जो इश्यूज हैं उन पे वो काम करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये तो थी लोकल ऑर्गेनाइजेशन, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसमें आता है सबसे पहले यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम सच एज यूएन हैबिटेट फोकस एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन जो डेवलपमेंट है, सिटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल, है ना। जब आप मेन एग्जाम लिखेंगे तो ये वर्ड आपको बहुत बार लिखना पड़ेगा, सस्टेनेबल। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट सपोर्ट टू सिटीज़ ग्लोबली, टेक्निकल असिस्टेंट और सपोर्ट जो सिटीज़ को पूरे ग्लोबल लेवल पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, जो गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं, हाउसिंग इनिशिएटिव्स हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जैसे अभी पाकिस्तान का आपने नाम सुना होगा, है ना, पाकिस्तान ने IMF से पैसा लेता है। ये बेचारा क्या, जो गरीब कंट्रीज़ होती है उनको सिटी में कुछ काम करवाने के लिए पैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है। पाकिस्तान जो है जब भिखारी होता है इसके पास पहुंच जाता है भीख मांगने, और वहाँ पर वो IMF यूज़ करता है। यूरोपियन यूनियन डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मेंबर कंट्रीज, सपोर्ट सिटीज़ थ्रू फंडिंग एंड कोलैबोरेशन। तो सिटीज़ को फंडिंग एंड कोलैबोरेशन के थ्रू यूरोपियन यूनियन से भी कुछ बजट प्राप्त होता है, ये कुछ है। अब उसके बाद आते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर आते हैं अर्बन एडवोकेसी ग्रुप, एडवोकेट फॉर सिटीजन राइट्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल अर्बन पॉलिसीज़। तो जो सिटी में जो लोगों के राइट हैं उनके लिए गवर्नमेंट कुछ NGOs जो हैं एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं। वर्क टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड निकलसिटी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, तो सोशल जस्टिस वहाँ के लोगों को मिले। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई रोड अचानक से बंद कर दिया, वो बंद है, तो वहाँ पर कौन, उसके लिए फिर NGO आगे आएंगे कि ये रोड क्यों बंद है, किस कारण से बंद है ना। फोकस ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन अर्बन एरियाज, एनवायरमेंटल के NGO होते हैं जो ग्रीन इनिशिएटिव्स, वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, इन पे काम करते हैं, जिससे एनवायरमेंट का कंजर्वेशन भी हो और सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे। हाउसिंग एंड शेल्टर ऑर्गेनाइजेशन कुछ NGO टाइप के होते हैं जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने में अपना फीडबैक देते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट NGO अलग अलग कम्युनिटी, जैसे कुछ मुस्लिम हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ ईसाई हैं, उनके लिए वो काम करते हैं, सोशल रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करते हैं, है ना, उनका पार्टिसिपेशन अर्बन प्लानिंग में बढ़ावा देते हैं। रिसर्च एंड पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट रिसर्च ऑन अर्बन इश्यूज प्रोवाइडिंग डेटा, कुछ NGO होते हैं जो अलग अलग रिसर्च करते हैं और उसके साथ गवर्नमेंट को वो सजेशन देते हैं। गवर्नमेंट सजेशन को अर्बनाइजेशन की क्या ट्रेंड है, हाउसिंग क्या ट्रेंड है, ट्रांसपोर्टेशन की कितनी ज़रूरत है, तो इस टाइप से वो रिसर्च और पॉलिसीज़ में उसकी हेल्प करते हैं कुछ NGOs। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। रियल एस्टेट डेवलपर्स इंगेज इन अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रियल एस्टेट, कंट्रीब्यूट द फिजिकल लैंडस्केप ऑफ अर्बन एरियाज, है ना। तो जो रियल एस्टेट डेवलपर जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल, कमर्शियल उसमें काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज होती है जो रोड बनाती है, हाईवे बनाती है, यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, पब्लिक स्पेस प्रोवाइड करती है, उनका कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कंपनीज होती है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसमें डेटा मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, सिटीजन का एंगेजमेंट, है ना। इसके बाद कंसल्टिंग फर्म्स होती है जो कि एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करती है अलग अलग एरियाज़ में, जिसमें अर्बन प्लानिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, एंगेजिंग हो गया, है ना। ये गवर्नमेंट को और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं उनको और एग्जीक्यूट करवाने में असिस्ट करती है अलग अलग कंसल्टिंग फर्म, है ना। तो ये प्राइवेट प्लेयर हो गए। फिर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसमें रेजिडेंट्स एसोसिएशन, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी कुछ एसोसिएशन होती है ना, जो कि लोकल रेजिडेंट्स के नीड में एडवोकेट की तरह काम करती है। साथ ही नेबरहुड प्लानिंग में उनका योगदान होता है कि हमारे पास में ये पार्क बनना चाहिए, हमारे पास में ये फ्लाईओवर बनना चाहिए, नाली बननी चाहिए, नाला बनना चाहिए, इसकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, है ना। कुछ यूथ एंड वुमेन ग्रुप्स होते हैं जो कि सोशल सर्विसेज में काम करते हैं, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप भी हो सकते हैं। कल्चरल एंड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशंस होती है अलग अलग, है ना, कल्चर, ठीक है। नेबरहुड डेवलपमेंट एसोसिएशन होती है जो लोकल गवर्नमेंट से अपने नेबरहुड, अपने पड़ोस को डेवलपमेंट करने के लिए कोलैबोरेट करती है। तो ये कुछ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है।
एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी उसमें हेल्प करते हैं। यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर्स कंडक्ट रिसर्च एंड अर्बन इश्यूज़, कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक नॉलेज। जो अर्बन इश्यूज़ हैं उन पर रिसर्च कर सकते हैं और एकेडमिक नॉलेज को वो शेयर कर सकते हैं ना। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वो एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, इस टाइप के कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो गवर्नमेंट हैं, जैसे जो एईएन हो गए, असिस्टेंट इंजीनियर हो गए, जेईएन हो गए, प्लानर्स हो गए, उनको भी वो टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो और अर्बन मैनेजमेंट अच्छे से हो। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आप अभी तक अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन फॉर पार्टिसिपेशन फॉर डेवलपमेंट। अब इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन पार्टिसिपेशन फॉर डेवलपमेंट, तो वो जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव इनकल्सिव रिस्पॉन्सिव कम्युनिटी नीड्स को ध्यान में रखते हुए वो काम कर सकते हैं। कुछ की एलिमेंट हैं जिसमें हम बात करते हैं। सबसे पहला होता है मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म। हमें मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करने चाहिए जिसके अंदर गवर्नमेंट भी हो, सिविल सोसाइटी भी हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो। सभी एक टेबल पर आकर एक जगह पर बैठकर बात करें और काम करें लोगों के लिए। दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड फॉर्म ऑफ डायलॉग, कोलैबोरेशन, जॉइंट डिसीजन मेकिंग एंड डेवलपमेंट इश्यूज। फिर इंटीग्रेसी कोलैबोरेशन, facilitate collaboration and information sharing among different government agencies responsible for various aspects of development, create integracy task forces committees to address cross-cutting issues, ensure and coordinated approach। तो जैसे अलग अलग जो गवर्नमेंट एजेंसीज आपस में वो इंटीग्रेट करके एक दूसरे की हेल्प करके वो काम कर सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट हो गया और पब्लिक वर्क्स हो गया, तो वो दोनों आपस में मिलके काम कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, है ना। स्ट्रेटेजीज एक्शन म्यूनसिपल डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो जो म्यूनसिपलिटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो म्यूनसिपलिटी है, आपके यहाँ पर नगर निगम है, नगर पालिका है, वो प्रॉपर स्ट्रेटेजीज उनको अप्लाई करवा पाए। प्रमोट जॉइंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एजेंसीज टू लीवरेज लोकल नॉलेज एंड रिसोर्सेज। तो जो गवर्नमेंट है उसको लोकल नॉलेज होनी चाहिए, रिसोर्सेज का पता होना चाहिए। सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में उनका काम करना है, पार्टिसिपेशन और डेवलपमेंट प्रोसेस में उन्हें हमें इंक्लूड करना है। एनजीओ गवर्नमेंट पार्टनरशिप, तो कुछ एनजीओ होते हैं जो गवर्नमेंट की पार्टनरशिप होती है, जो उनकी हेल्प करते हैं अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। पार्टिसिपेटरी बजटिंग, इम्प्लीमेंटिंग बजटिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कम्युनिटी मेंबर इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग बजट एलोकेशन। कोई भी चीज़ बन रही है तो उसके लिए बजट, जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक वो वाइट कलर का बोर्ड लगा देते हैं कि इसका बजट जो है 97 लाख है, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी मेंबर भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, इससे वो बजट का उनको भी ध्यान रहे। टास्क फोर्स एंड वर्किंग ग्रुप्स, establishing task force and working group focused on specific development goals such as education, healthcare, environmental। अब जैसे आपको एजुकेशन में फोर्स करना है, जैसे मैं भी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के जाके अंदर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं ना, और उसके बदले में जो टीचर्स लगा रखे हैं उन टीचर्स को हम पे कर देते हैं, है ना। तो उससे जो यंग लड़के हैं वो उन पढ़ाने की उनकी नॉलेज डेवलप होती है, साथ ही जो स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है उनकी हेल्प हो जाती है। तो स्टेबली जैसे एजुकेशन को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर आप टास्क फोर्स और वर्किंग ग्रुप बना सकते हो और रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन से उनका कोलैबोरेशन कर सकते हो। कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड्स, फ्रॉम कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड कंपैरिजन लोकल रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपर्ट्स। These board provide input and feedback on development plan, ensuring community perspective and considered। तो कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड होते हैं अलग अलग, जैसे आपने वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा, मंदिर बोर्ड का नाम सुना होगा, है ना। ऐसे अलग अलग बोर्ड्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम अपना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। जॉइंट प्लानिंग एंड एवोल्यूशन, कंडक्ट जॉइंट प्लानिंग सेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेक होल्डर डेवलपमेंट कोहेसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, भले ही वो गवर्नमेंट हो, भले ही वो प्राइवेट डेवलपर हो, भले वो कम्युनिटी हो, भले वो एनजीओ हो, सब साथ में बैठकर अलग अलग स्ट्रेटजीज पे काम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म, इस्टेब्लिशिंग प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट प्रोजेक्ट अमंग रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन, यूज डिजिटल टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन टूल टू फैसिलिटेट रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज।
तो रियल टाइम जैसे आजकल कुछ पार्किंग सिस्टम है जहाँ पर आप नंबर ऑफ पार्किंग्स बता सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर साइट हो सकती है, जैसे मोदी सरकार है उसने अपनी एक नमो ऐप लॉन्च कर रखी है। अब नमो ऐप में जो भी गवर्नमेंट योजना लाती है वो सारी उसमें आपको शो हो जाती है। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी और जो लोग रह रहे हैं उनको भी वो मिल जाए। Training and capacity building, provide training program to enhance the capacity of institution and stakeholder involved in participatory development, ensure that individual and organization have the skills need for effective collaboration, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो हमने पढ़ चुके हैं कि हर चीज़ के लिए एक पॉलिसी और एक फ्रेमवर्क होना चाहिए और उसका लीगलाइजेशन होना चाहिए कि उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। रेगुलर कंसल्टेशन एंड डायलॉग्स, शेड्यूल रेगुलर कंसल्टेशन डायलॉग टू डिस्कस ऑनगोइंग अपकमिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो भी आने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनका टाइम टू टाइम शेड्यूल्स होना चाहिए कि हर एक, जैसे हम बोलते हैं ना स्टेजेस में कि वन स्टेज कंप्लीट हो गई इस महीने में, दूसरी स्टेज तीसरे महीने में, एक्सपेक्टेड डेट होती है कि हाँ तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए पब्लिक के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर, तो फिर एक कमेटी बनाकर आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करते हो। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होने चाहिए, तो इससे आपको एक कहीं ना कहीं फंड जो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो फंड आपको मिल जाए। जो भी बॉडीज़ है जो फंड प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े एनजीओज हैं, बिल गेट्स का एनजीओ है ना, तो वो पूरे गांव के गांव में आपको फंडिंग मिल सकती है। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन फ्रेमवर्क, डेवलप जॉइंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग द प्रोसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इंक्लूड इंडिकेटर दैट मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। तो हमें इफेक्टिवनेस का ध्यान रखना है, सारे इंडिकेटर्स को मेजर करते रहना टाइम टू टाइम। इनकल्सिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सभी लोगों को काम में लेते और सभी स्टेक होल्डर्स को काम में लेते हुए, साथ ही जो सिटी में हर तबके का वर्ग, मतलब हाई इनकम ग्रुप HIG, MIG, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, मस्ती वाले, सबको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। नेटवर्किंग इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ऑर्गेनाइज नेटवर्किंग इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंस दैट ब्रिंग टुगेदर इंस्टीट्यूशन वर्किंग और सिमिलर डेवलपमेंट गोल्स, फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस, बेस्ट प्रैक्टिस, लेसन लर्नड। तो जो अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिस अभी आ रही है कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम उसको पता लगा सकते हैं किन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज का हमें यूज़ करना है। रिसोर्स पूलिंग एंड शेयरिंग, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी फॉर रिसोर्स पूलिंग एंड शेयरिंग अमंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्स हैं, हम कहीं से पास वाली डिस्ट्रिक्ट में कोई मशीन है तो आप उस मशीन को मंगा कर नया खरीदने की जगह उसका यूज़ कर सकते हो, है ना। साथ ही आप बोल सकते हो कि जैसे कुछ भी, मतलब हमें कम से कम बजट में काम करना है। फंड रेजिंग एफर्ट में जॉइंट इनिशिएटिव होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, आप मान ली कोई प्रोजेक्ट है, आप उसके बीच में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप उसको अडॉप्ट करते हो, या लगता है कि ये प्रोजेक्ट अभी आउटडेटेड हो चुका है तो उसको ड्रॉप करके आप उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके नए तरीके से काम कर सकते हो। अर्बन मैनेजमेंट, दोस्तों अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने बोल सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अर्बन मैनेजमेंट में टाउन प्लानिंग, जिसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, कल्चरल डायमेंशन का ध्यान रखना है अर्बन लाइफ का। साथ ही सारे स्टेक होल्डर्स, भले ही वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, प्राइवेट होल्डर हो, कम्युनिटी हो, NGO हो, उनको इन्वॉल्व करते हुए सस्टेनेबल और रेजिलेंट अर्बन एनवायरनमेंट हमें डेवलप करना है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं मिल रहे हैं, वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप जो है टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।